अध्याय एक मुझे एक आंकड़ा होना चाहिए था। हमें एक खूबसूरत पड़ोस में नरक मिला। 1981 में विलियम्सविले ने बफेलो, न्यूयॉर्क में सबसे शानदार रियल एस्टेट की पेशकश की। हरी भरी और मैत्रीपूर्ण इसकी सुरक्षित सड़कें आदर्श नागरिकों से भरे सुंदर घरों से भरी हुई थीं। डॉक्टर, वकील, स्टील प्लांट के अधिकारी, दंत चिकित्सक और पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी अपनी प्यारी पत्नियों और अपने 2.2 बच्चों के साथ वहां रहते थे। गाड़ियां नई थीं, सड़कें बेहतर थीं, संभावनाएं अनंत थीं। हम एक जीवित, सांस लेते अमेरिकी सपने के बारे में बात कर रहे हैं। पैराडाइज रोड पर नर्क एक कोने में था। यहीं पर हम 2 मंजिला 4 बेडरूम सफेद लकड़ी के घर में रहते थे, जिसके सामने बरामदे में 4 वर्गाकार खंभे थे, जो विलियम्सविले के सबसे चौड़े हरे भरे लॉन की ओर जाता था। हमारे पीछे एक सब्जी का बगीचा था और एक 2 कारों वाला गैरेज था, जिसमें 1962 रोल्स रॉयस सिल्वर क्लाउड, 1980 मर्सिडीज 450 SLC और ड्राइववे में एक चमचमाती नई 1981 ब्लैक कारवेट थी। पैराडाइज रोड पर हर कोई खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर रहता था और दिखावे के आधार पर हमारे अधिकांश पड़ोसियों ने सोचा कि हम तथाकथित खुशहाल, अच्छी तरह से समायोजित गोगिंस परिवार उस भाले की नोक थे। लेकिन चमकदार सतहें जितना प्रकट करती हैं, उससे कहीं अधिक प्रतिबिंबित करती हैं। वे हमें अधिकांश कार्य दिवसों में सुबह 7 बजे ड्राइववे पर इकट्ठा होते हुए देखते थे। मेरे पिता प्रुनिस गोगिंस लंबे नहीं थे, लेकिन वह सुंदर थे और एक बॉक्सर की तरह डीडॉल वाले थे। उन्होंने सिलवाया हुआ सूट पहना था, उनकी मुस्कान गर्म और खुली थी। काम पर जाते समय वह हर तरह से एक सफल व्यवसायी लग रहा था। मेरी माँ जैकी 17 साल छोटी थी, दुबली पतली और सुंदर थी, और मैं और मेरा भाई साफ सुथरे शरीर वाले थे, जीन्स और पेस्टल इजोड शर्ट पहने हुए थे और अन्य बच्चों की तरह ही बैकपैक से बंधे हुए थे। गोरे बच्चे समृद्ध अमेरिका के हमारे संस्करण में माता पिता और बच्चों के काम और स्कूल जाने से पहले प्रत्येक रास्ता सिर हिलाने और हाथ हिलाने का मंच था। पड़ोसियों ने वही देखा जो वे चाहते थे। किसी ने बहुत गहराई से जांच नहीं की। अच्छी बात है। सच तो यह था कि गोगिंस परिवार अभी एक और पूरी रात बिताने के बाद घर लौटा था, और अगर पैराडाइज रोड नरक थी, तो इसका मतलब था कि मैं स्वयं शैतान के साथ रहता था। जैसे ही हमारे पड़ोसियों ने दरवाजा बंद किया या दरवाजा घुमाया, कोने में मेरे पिता की मुस्कुराहट एक उदासी में बदल गई। उसने भौंकते हुए आदेश दिया और एक और नींद के लिए अंदर चला गया। लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हुआ। मेरे भाई प्रुनिस जूनियर और मुझे कहीं जाना था, और हमें वहां तक ले जाना हमारी उनींदा माँ पर निर्भर था। 1981 में मैं पहली कक्षा में था, और सचमुच मैं स्कूल की उलझन में था। इसलिए नहीं कि शिक्षा कठिन थी, कम से कम अभी तक नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं जागता नहीं रह सका। शिक्षक की गायन गीत की आवाज मेरी लोरी थी। मेरी मेज पर मेरी क्रॉस की हुई भुजाएं, एक आरामदायक तकिया और उसके तीखे शब्द। एक बार उसने मुझे सपना देखते हुए देखा था, एक अवांछित अलार्म घड़ी जो बजना बंद नहीं करती थी। इतने छोटे बच्चे अनंत स्पंज होते हैं। वे मौलिक आधार स्थापित करने के लिए तीव्र गति से भाषा और विचारों को सोखते हैं, जिस पर अधिकांश लोग जीवन भर पढ़ने और वर्तनी और बुनियादी गणित जैसे कौशल विकसित करते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने रातों को काम किया, मैं ज्यादातर सुबह कोशिश करने के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। जागते रहो। रिसेस और पी बिल्कुल अलग खदान क्षेत्र थे। खेल के मैदान पर स्पष्टवादी बने रहना आसान हिस्सा था, कठिन भाग छिपना था। मैं अपनी कमीज को खिसकने नहीं दे सकता, शॉर्ट्स नहीं पहन सकते थे। चोट के निशान लाल झंडे थे, जिन्हें मैं दिखा नहीं सका, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया
तो मुझे पता था कि मैं और भी अधिक पकड़ लूंगा। फिर भी उस खेल के मैदान पर और कक्षा में मुझे पता था कि मैं सुरक्षित हूँ, कम से कम कुछ समय के लिए। यह एक ऐसी जगह थी जहाँ वह मुझ तक नहीं पहुँच सका, कम से कम शारीरिक रूप से नहीं। मेरा भाई छठी कक्षा में इसी तरह के नृत्य से गुजरा, जो मिडिल स्कूल में उसका पहला वर्ष था। उसे अपने घाव छुपाने थे और काटने के लिए सोना था, क्योंकि एक बार जब वह घंटी बजी तो वास्तविक जीवन शुरू हुआ। विलियम्सविले से पूर्वी बफेलो में मास्टेन जिले तक की यात्रा में लगभग आधे घंटे का समय लगा, लेकिन यह एक दुनिया भर की दूरी भी हो सकती थी। पूर्वी बफेलो के अधिकांश हिस्सों की तरह मास्टेन भीतरी शहर में ज्यादातर काले कामकाजी वर्ग का पड़ोस था, जो किनारों के आसपास उबड़-खाबड़ था। हालांकि 1980 के दशक की शुरुआत में यह अभी तक पूरी तरह से यहूदी बस्ती नहीं थी। उस समय बेथलेहम स्टील प्लांट अभी भी गुलजार था और बफेलो आखिरी महान अमेरिकी स्टील शहर था। शहर के अधिकांश पुरुष काले और गोरे ठोस संघ की नौकरियों में काम करते थे और आजीविका के लिए वेतन कमाते थे, जिसका मतलब था कि मास्टेन में व्यवसाय अच्छा था। मेरे पिताजी के लिए यह हमेशा से था। जब वह 20 वर्ष के थे, तब तक उनके पास बफेलो क्षेत्र में कोका कोला वितरण रियायत और 4 वितरण मार्ग थे। यह एक बच्चे के लिए अच्छा पैसा है, लेकिन उसके सपने बड़े थे और उसकी नजर भविष्य पर थी। उनके भविष्य में 4 पहिए और एक डिस्को फंक साउंड ट्रैक था। जब एक स्थानीय बेकरी बंद हो गई, तो उन्होंने इमारत को पट्टे पर ले लिया और बफेलो के पहले रोलर स्केटिंग रिंक में से एक का निर्माण किया। तेजी से आगे बढ़ते हुए 10 साल और स्केटलैंड को फेरी स्ट्रीट पर एक इमारत में स्थानांतरित कर दिया गया, जो मास्टेन जिले के केंद्र में लगभग एक पूर्ण ब्लॉक तक फैली हुई थी। उन्होंने रिंक के ऊपर एक बार खोला, जिसे उन्होंने वर्मिलियन रूम नाम दिया। 1970 के दशक में वह ईस्ट बफेलो में रहने की जगह थी और यहीं पर उनकी मुलाकात मेरी माँ से हुई थी जब वह 19 साल की थीं और वह 36 साल के थे। यह उसका घर से दूर पहली बार था। जैकी कैथोलिक चर्च में पले बढ़े। ट्रुन्निस एक मंत्री का बेटा था और एक आस्तिक के रूप में दिखावा करने के लिए उसकी भाषा अच्छी तरह से जानता था, जो उसे पसंद आया। लेकिन आइए इसे वास्तविक रखें, वह उसके आकर्षण से बिल्कुल मदहोश थी। ट्रुनिस जूनियर का जन्म 1971 में हुआ था। मेरा जन्म 1975 में हुआ था और जब मैं 6 साल का हुआ तो रोलर डिस्को का क्रेज अपने चरम पर था। स्केटलैंड ने हर रात धमाल मचाया। हम आम तौर पर शाम 5 बजे के आसपास वहां पहुंचते थे और जब मेरा भाई रियायती स्टैंड पर काम करता था, मकई फोड़ना, हॉट डॉग भूनना, कूलर लोड करना और पिज्जा बनाना, मैंने स्केट्स को आकार और शैली के अनुसार व्यवस्थित किया। हर दोपहर मैं अपने स्टॉक पर एरोसोल डिओडोराइजर स्प्रे करने और रबर स्टॉपर्स को बदलने के लिए एक स्टूल पर खड़ा होता था। वह एरोसोल की बदबू मेरे सिर के चारों ओर छा जाएगी और मेरी नाक में रहेगी। मेरी आंखें स्थायी रूप से रक्तरंजित लग रही थीं। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे मैं घंटों तक सूंघ सकता था। लेकिन व्यवस्थित और व्यस्त रहने के लिए मुझे उन विकर्षणों को नजरअंदाज करना पड़ा, क्योंकि मेरे पिताजी, जो डीजे बूथ पर काम करते थे, हमेशा देखते रहते थे और अगर उनमें से कोई भी स्केट्स गायब हो जाता था तो इसका मतलब था मेरी गांड। दरवाजे खुलने से पहले मैं स्केट रिंक के फर्श को अपने से दोगुने आकार के धूल पोछे से चमकाऊंगा। शाम लगभग 6 बजे मेरी माँ ने हमें पिछले कार्यालय में रात के खाने के लिए बुलाया। वह महिला स्थायी रूप से इनकार की स्थिति में रहती थी, लेकिन उसकी मातृ प्रवृत्ति वास्तविक थी और इसने सामान्य स्थिति के किसी भी अंश को समझते हुए खुद का एक बड़ा प्रदर्शन किया। उस कार्यालय में हर रात वह फर्श पर 2 इलेक्ट्रिक बर्नर लगाती थी, अपने पैरों को अपने पीछे मोड़कर बैठती थी और पूरा रात्रिभोज तैयार करती थी,
मांस, आलू, हरी फलियां और डिनर रोल भूनना, जबकि मेरे पिताजी किताबें लिखते थे और कॉल किया। खाना अच्छा था, लेकिन 6 और 7 साल की उम्र में भी मैं हमारे परिवार को जानता था। रात्रि भोज अधिकांश परिवारों की तुलना में एक बकवास प्रतिकृति थी। साथ ही हमने जल्दी जल्दी खाना खाया। इसका आनंद लेने का समय नहीं था क्योंकि शाम 7 बजे थे। जब दरवाजे खुले तो शो का समय हो गया था और हम सभी को अपने स्टेशनों पर तैयारी के साथ अपने स्थानों पर रहना था। मेरे पिताजी शेरिफ थे और एक बार जब उन्होंने डीजे बूथ में कदम रखा तो उन्होंने हमें त्रिकोणीय बना दिया। उसने उस कमरे को सब देखने वाली आंख की तरह स्कैन किया और यदि आपने गड़बड़ की तो आप इसके बारे में सुनेंगे, जब तक कि आपने इसे पहले महसूस न किया हो। घर की तेज ऊपरी रोशनी के नीचे कमरा कुछ खास नहीं लग रहा था, लेकिन एक बार जब उसने उन्हें मंद कर दिया तो शो की रोशनी ने रिंग को लाल रंग से भर दिया और घूमते हुए दर्पण की गेंद से नजर हटाई, जिससे एक स्केट डिस्को कल्पना का एहसास हुआ। सप्ताहांत हो या सप्ताहांत, सैकड़ों स्केटर्स उस दरवाजे से होकर गुजरते थे। अधिकांश समय वे एक परिवार के रूप में आते थे। फर्श पर उतरने से पहले अपना $3 प्रवेश शुल्क और $0.5 स्केट शुल्क का भुगतान करते थे। मैंने स्केट्स किराए पर दे दी और पूरे स्टेशन का प्रबंधन खुद ही किया। मैंने उस स्टूल को बैसाखी की तरह इधर उधर घुमाया। इसके बिना ग्राहक मुझे देख भी नहीं सकते थे। बड़े आकार के स्केट्स काउंटर के नीचे थे, लेकिन छोटे आकार के स्केट्स इतनी ऊंचाई पर रखे गए थे कि मुझे अलमारियों पर चढ़ना पड़ा, जिससे ग्राहकों को हमेशा हंसी आती थी। माँ अकेली खजांची थीं। उसने सभी का कवर शुल्क एकत्र किया और ट्रुनिस के लिए पैसा ही सब कुछ था। उसने अंदर आते ही लोगों की गिनती की, वास्तविक समय में उसकी गणना की, इसलिए उसे इस बात का अंदाजा था कि जब हम बंद होने के बाद रजिस्टर की गिनती करेंगे तो उसे क्या उम्मीद करनी चाहिए। और यह बेहतर था कि सभी लोग वहां मौजूद रहें। सारे पैसे उसके थे। हम में से बाकी लोगों ने कभी भी अपने पसीने का एक पैसा भी नहीं कमाया। दरअसल मेरी माँ को कभी भी अपना कोई पैसा नहीं दिया गया। उसके नाम पर कोई बैंक खाता या क्रेडिट कार्ड नहीं था। उसने हर चीज को नियंत्रित किया और हम सभी जानते थे कि अगर उसकी नकदी दराज में कभी कमी आ गई तो क्या होगा। बेशक हमारे दरवाजे से आने वाले किसी भी ग्राहक को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनके लिए स्केटलैंड एक परिवार के स्वामित्व वाला और संचालित सपनों का बादल था। मेरे पिताजी ने डिस्को और फंक की लुप्त होती विनाइल गूंज और हिप हॉप की शुरुआती गड़गड़ाहट को दोहराया। बफेलो के पसंदीदा बेटे रिक जेम्स, जॉर्ज क्लिंटन के फंकडेलिक और हिप हॉप इनोवेटर्स रन डीएमसी द्वारा जारी किए गए पहले ट्रैक के सौजन्य से बैस ने लाल दीवारों को उछाल दिया। कुछ बच्चे स्पीड स्केटिंग कर रहे थे। मुझे भी तेजी से चलना पसंद था, लेकिन हमारे हिस्से में स्केट नर्तक भी थे और वह मंजिल मजेदार हो गई थी। पहले या 2 घंटे तक माता पिता नीचे रुके रहे और स्केटिंग करते रहे या देखते रहे। उनके बच्चे अंडाकार घूमते हैं, लेकिन अंततः वे अपना स्वयं का दृश्य बनाने के लिए ऊपर की ओर लीक हो जाते हैं, और जब उनमें से बहुत से लोग आगे बढ़ते हैं तो ट्रुनिस डीजे बूथ से बाहर निकल जाते हैं ताकि वह उनके साथ शामिल हो सकें। मेरे पिता को मास्टेन का अनौपचारिक मेयर माना जाता था और वह पूरी तरह से एक नकली राजनीतिज्ञ थे। उसके ग्राहक उसके निशान थे और उन्हें यह नहीं पता था कि चाहे वह घर में कितनी भी शराब पी ले और भाई बहनों को गले लगा ले, उसने उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की। वे सभी उसके लिए डॉलर के संकेत थे। यदि उसने आपको मुफ्त में एक पेय पिलाया तो ऐसा इसलिए था क्योंकि वह जानता था कि आप 2 या 3 और खरीदेंगे। जबकि हमारे पास पूरी रात की स्केट्स और 24 घंटे की स्केट मैराथन का हिस्सा था। स्केटलैंड के दरवाजे आमतौर पर रात 10 बजे बंद हो जाते थे,
तभी मेरी माँ, भाई और मैं काम पर जाते थे। गंदगी से भरे शौचालयों से खूनी टैम्पोन निकालते थे। दोनों बाथरूमों से कैनबिस की धुंध को बाहर निकालते थे। रिंग फर्श से बैक्टीरिया से भरे गोंद को हटाते थे। रियायती रसोई की सफाई करते थे और लेते थे भंडार। आधी रात से ठीक पहले हम आधे अधूरे हालत में दफ्तर में घुसे। हमारी माँ मुझे और मेरे भाई को ऑफिस के सोफे पर एक कंबल के नीचे लिटा देती थीं। हमारे सिर एक दूसरे के सामने, जब छत बांस भारी दुर्गंध की आवाज से हिलती थी। माँ अभी भी घड़ी पर थी। जैसे ही उसने बार के अंदर कदम रखा, रुन्निस ने उसे दरवाजा चालू करने या शराब के खच्चर की तरह तहखाने से शराब के डिब्बे लाने के लिए नीचे की ओर दौड़ने को कहा। हमेशा कोई न कोई छोटा मोटा काम करना होता था और वह हिलना डुलना बंद नहीं करती थी, जबकि मेरे पिता बार के अपने कोने से नजर रखते थे, जहां से वह पूरे दृश्य का आनंद ले सकते थे। उन दिनों बफेलो के मूल निवासी और मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्तों में से एक रिक जेम्स जब भी शहर में होते थे, अपने एक्सकैलिबर को सामने फुटपाथ पर पार्क करके रुकते थे। उनकी कार पर एक बिलबोर्ड लगा हुआ था जिससे पता चल रहा था कि घर में कोई सुपर फ्रीक है। वह एकमात्र सेलिब्रिटी नहीं थे जो सामने आए। ओजे सिम्पसन एनएफएल के सबसे बड़े सितारों में से एक थे और वह और उनके बफेलो बिल्स टीम के साथी नियमित थे, जैसे टेडी पेंडरग्रास और सिस्टर स्लेज। यदि आप नाम नहीं जानते हैं तो उन्हें देखें। शायद अगर मैं बड़ा होता या मेरे पिता एक अच्छे इंसान होते तो मुझे इस तरह के सांस्कृतिक क्षण का हिस्सा होने पर कुछ गर्व होता, लेकिन छोटे बच्चों का जीवन ऐसा नहीं होता। यह लगभग वैसा ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे माता पिता कौन हैं और वे क्या करते हैं। हम सभी एक नैतिक दिशा निर्देश के साथ पैदा हुए हैं जो उचित रूप से समायोजित है। जब आप 6, 7 या 8 साल के होते हैं तो आप जानते हैं कि क्या सही लगता है और क्या महसूस होता है। बंद। और जब आप आतंक और दर्द के चक्रवात में पैदा होते हैं तो आप जानते हैं कि यह उस तरह से नहीं होना चाहिए और वह सच्चाई आपके उत्तेजित दिमाग में एक टुकड़े की तरह चुभती है। आप इसे नजरअंदाज करना चुन सकते हैं, लेकिन सुस्त धड़कन हमेशा बनी रहती है क्योंकि दिन और रात एक साथ धुंधली यादों में बदल जाते हैं। हालांकि कुछ पल याद आ जाते हैं और एक जिसके बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ वह अभी भी मुझे परेशान करता है। वह रात थी जब मेरी माँ ने उम्मीद से पहले बार में कदम रखा और देखा कि मेरे पिता अपने से करीब 10 साल छोटी एक महिला से मीठी मीठी बातें कर रहे थे। रुन्निस ने उसे देखते हुए देखा और कंधे उचकाए, जबकि मेरी माँ ने उसकी ओर देखा और उसकी घबराहट को शांत करने के लिए जॉनी वॉकर रेड के 2 शॉट लगाए। उसने उसकी प्रतिक्रिया देखी और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। वह जानती थी कि चीजें कैसी थीं। वह ट्रुन्निस सीमा पार कनाडा में फोर्ट एरी तक वेश्यावृत्ति चलाता था। बफेलो के सबसे बड़े बैंकों में से एक के अध्यक्ष की ग्रीष्मकालीन झोपड़ी उनके पॉपअप वेश्यालय के रूप में दोगुनी हो गई। जब भी उन्हें ऋण की लंबी लाइन की आवश्यकता होती तो उन्होंने बफेलो बैंकरों को अपनी लड़कियों से मिलवाया और वे ऋण हमेशा मिलते रहे। मेरी माँ जानती थी कि जिस युवा महिला को वह देख रही थी वह उसके अस्तबल की लड़कियों में से एक थी। उसने उसे पहले देखा था। एक बार वह स्कॉटलैंड कार्यालय के सोफे पर उनके साथ जुदाई करते हुए चली गई, जहां वह हर रात अपने बच्चों को अपने पास छिपा कर रखती थी। जब उसने उन्हें एक साथ पाया तो महिला उसे देखकर मुस्कुराई। ट्रुन्निस ने कंधे उचकाए। नहीं, मेरी माँ अनभिज्ञ नहीं थी, लेकिन इसे अपनी आँखों से देखकर वह हमेशा जलती रहती थी। आधी रात के आसपास मेरी माँ हमारे एक सुरक्षा गार्ड के साथ बैंक में पैसा जमा करने के लिए निकली। उसने उससे मेरे पिता को छोड़ देने की विनती की। उसने उसे उसी रात चले जाने को कहा। शायद वह जानता था कि क्या होने वाला है।
उसने भी ऐसा किया, लेकिन वह भाग नहीं सकी क्योंकि उसके पास कोई भी स्वतंत्र साधन नहीं था और वह हमें उसके हाथों में नहीं छोड़ने वाली थी। साथ ही उसके पास सामुदायिक संपत्ति का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि ट्रुनिस ने हमेशा उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, जो एक पहेली थी जिसे वह तभी हल करना शुरू कर रही थी। मेरी माँ एक ठोस मध्यम वर्गीय परिवार से थीं और हमेशा नेक स्वभाव की थीं। वह इस बात से नाराज था कि उसने अपनी वेश्याओं के साथ अपने बेटों की माँ से भी बेहतर व्यवहार किया और परिणामस्वरूप उसने उसे फंसा लिया। वह 100% निर्भर थी और यदि वह जाना चाहती थी तो उसे कुछ भी नहीं लेकर चलना होगा। मैं और मेरा भाई स्कॉटलैंड में कभी भी ठीक से नहीं सोए। छत बहुत ज्यादा हिल गई क्योंकि कार्यालय सीधे डांस फ्लोर के नीचे था। उस रात जब मेरी माँ अंदर आई तो मैं पहले से ही जाग रहा था। वह मुस्कुराई, लेकिन मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे और मुझे उसकी सांसों से स्कॉच की गंध याद है जब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। जितनी कोमलता से वह हथियार डाल सकती थी। मेरे पिता उसके पीछे पीछे चले गए, सुस्त और नाराज। जिस गद्दे पर मैं सोता था उसके नीचे से उसने एक पिस्तौल निकाली। हाँ, आपने सही पढ़ा। जिस गद्दे पर मैं 6 साल की उम्र में सोया था उसके नीचे एक भरी हुई बंदूक थी। उसे मुझ पर तान दिया और उसे अपने नीचे छुपाने से पहले मुस्कुराया। टखने के पिस्तौलदान में पैंट का पैर। उसके दूसरे हाथ में 2 भूरे रंग के कागज के शॉपिंग बैग थे जिनमें लगभग $10,000 नकद भरे हुए थे। अब तक यह एक सामान्य रात थी। घर जाते समय मेरे माता पिता ने बात नहीं की, हालांकि उनके बीच तनाव कम हो गया था। मेरी माँ सुबह 6 बजे से ठीक पहले, हमारे मानकों के अनुसार थोड़ा पहले, पैराडाइज रोड पर ड्राइववे पर आ गई। ट्रुनिस लड़खड़ाते हुए कार से उतरा, अलार्म बंद कर दिया, नकदी रसोई की मेज पर गिरा दी और ऊपर चला गया। हमने उसका पीछा किया और उसने हम दोनों को अपने बिस्तरों में लिटा दिया, मुझे माथे पर चूमा और मास्टर स्वीट में जाने से पहले लाइट बंद कर दी, जहां उसने उसे अपने चमड़े की बेल्ट को सहलाते हुए इंतजार करते हुए पाया। ट्रुनिस को मेरी माँ द्वारा घूरा जाना पसंद नहीं था, खासकर सार्वजनिक रूप से। यह बेल्ट आपको कोड़े मारने के लिए ही टेक्सास से आई है, उन्होंने शांति से कहा। फिर उसने उसे झुलाना शुरू किया, पहले बकल लगाओ। कभी कभी मेरी माँ ने प्रतिकार किया और उस रात भी उसने वैसा ही किया। उसने उसके सिर पर एक संगमरमर की मोमबत्ती फेंकी। वह झुक गया और वह दीवार से टकरा गया। वह बाथरूम में भाग गई, दरवाजा बंद कर लिया और शौचालय में छिप गई। उसने दरवाजा लात मारकर गिरा दिया और उसे जोर से पीछे धकेला। उसका सिर दीवार से टकरा गया। वह बमुश्किल होश में थी जब उसने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ लिया और उसे हॉल के नीचे खींच लिया। तब तक मैंने और मेरे भाई ने हिंसा के बारे में सुन लिया था और हमने देखा कि वह उसे सीढ़ियों से पहली मंजिल तक घसीटते हुए ले गया, फिर हाथ में बेल्ट लेकर उसके ऊपर झुक गया। उसकी कनपटी और होंठ से खून बह रहा था और उसके खून को देखकर मेरे अंदर जोश भर गया। उस पल में मेरी नफरत मेरे डर पर हावी हो गई। मैं नीचे भागा और उसकी पीठ पर कूद गया, अपनी छोटी छोटी मुट्ठियां उसकी पीठ पर मारी और उसकी आंखों को खरोंचने लगा। मैंने उसे पकड़ लिया और वह घुटनों के बल गिर गया। मैं उस पर चिल्लाया, मेरी माँ को मत मारो, मैं चीखा। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया, हाथ में बेल्ट लेकर मेरी ओर चला, फिर मेरी माँ की ओर मुड़ा। आप एक गैंगस्टर को पाल रहे हैं, उन्होंने आधा मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने मेरी ओर अपनी बेल्ट घुमानी शुरू की तो मैं एक गेंद की तरह मुड़ गई। मुझे चोट के निशान महसूस हो रहे थे। जैसे ही मेरी माँ सामने के दरवाजे के पास नियंत्रण पैड की ओर रेंगी, मैं अपनी पीठ के बल उठी। उसने पैनिक बटन दबाया और घर में दहशत फैल गई। वह ठिठक गया,
छत की ओर देखा, अपनी आस्तीन से अपनी भौं पोंछी, एक गहरी सांस ली, अपनी बेल्ट में फंदा लगाया और बेल्ट लगाई और उस सारी बुराई और नफरत को धोने के लिए ऊपर चला गया। पुलिस रास्ते में थी और उसे यह पता था। मेरी माँ की राहत अल्पकालिक थी। जब पुलिस पहुंची तो ट्रुन्निस उनसे दरवाजे पर मिले। उन्होंने अपने कंधे के ऊपर से मेरी माँ की ओर देखा, जो उनसे कई कदम पीछे खड़ी थी। उनका चेहरा सूजा हुआ था और सूखे खून से सना हुआ था। लेकिन वो अलग दिन थे। तब कोई मीटू नहीं था। वह चीज अस्तित्व में नहीं थी और उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। ट्रुन्निस ने उन्हें बताया कि यह सब कुछ नहीं था, बस कुछ आवश्यक घरेलू अनुशासन। इस घर को देखो। क्या ऐसा लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता हूँ? उसने पूछा। मैं उसे मिंक कोट, हीरे की अंगूठियाँ देता हूँ। मैं उसे वह सब कुछ देने के लिए अपनी गांड फोड़ता हूँ जो वह चाहती है, और वह मेरे सिर पर एक संगमरमर की कैंडलस्टिक फेंकती है। वह खराब हो गई है। जब मेरे पिता उन्हें अपनी कार तक ले गए तो पुलिस वाले भी हंसे। वे उसका साक्षात्कार लिए बिना ही चले गए। उस सुबह उसने उसे दोबारा नहीं मारा। उसे ऐसा नहीं करना पड़ा। मनोवैज्ञानिक क्षति हुई। उस बिंदु से यह हमारे लिए स्पष्ट था कि जहां तक ट्रुन्निस और कानून का संबंध था, यह खुला मौसम था और हम शिकार थे। अगले वर्ष हमारे कार्यक्रम में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ और मारपीट जारी रही, जबकि मेरी माँ ने प्रकाश के टुकड़ों से अंधेरे को कागज पर छिपाने की कोशिश की। वह जानती थी कि मैं स्काउट बनना चाहता हूँ, इसलिए उसने मुझे एक स्थानीय सेना में शामिल कर लिया। मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक शनिवार को नेवी ब्लू क्यूब स्काउट बटन लगा दिया था। मुझे वर्दी पहनकर गर्व महसूस हुआ और मुझे पता था कि कम से कम कुछ घंटों के लिए मैं यह दिखावा कर सकता हूँ कि मैं एक सामान्य बच्चा हूँ। जब हम दरवाजे की ओर बढ़े तो मेरी माँ मुस्कुराई। मेरा गौरव, उसकी मुस्कान सिर्फ शावक स्काउट्स के कारण नहीं थी। वे एक गहरे स्थान से ऊपर उठे। हम निराशाजनक स्थिति में अपने लिए कुछ सकारात्मक खोजने के लिए कार्रवाई कर रहे थे। यह इस बात का सबूत था कि हम मायने रखते थे और हम पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं थे। तभी मेरे पिता वर्मिलियन रूम से घर आए। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? उसने मुझे घूर कर देखा। मैं फर्श की ओर देखता रहा। मेरी माँ ने अपना गला साफ किया। मैं डेविड को उसकी पहली क्यूब स्काउट मीटिंग में ले जा रही हूँ, उसने धीरे से कहा। तुम कितने नरक हो? मैंने ऊपर देखा और वह हंसा और मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम ट्रैक पर जा रहे हैं। 1 घंटे के भीतर हम बटाविया डाउन्स पहुँचे, जो एक पुराने स्कूल का हार्नेस आज रेस ट्रैक है, जहां जॉकी हल्के बग्गी में घोड़ों के पीछे सवारी करते हैं। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले, मेरे पिताजी ने रेसिंग फॉर्म पकड़ लिया। घंटों तक हम तीनों ने उसे एक के बाद एक दाव लगाते हुए देखा, चेन स्मोक करते हुए, स्कॉच पीते हुए और पवित्र नर्क उठाते हुए। जिस भी टट्टू पर उसने दाव लगाया उसका पैसा खत्म हो गया। मेरे पिता जुए के देवताओं पर गुस्सा करते थे और मूर्ख बनने का अभिनय करते थे, इसलिए जब भी लोग मेरे पास से गुजरते थे तो मैं अपने आप को जितना संभव हो उतना छोटा दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी मैं बाहर खड़ा रहता था। मैं शावक स्काउट की तरह कपड़े पहने हुए स्टैंड में एकमात्र बच्चा था। मैं संभवतः एकमात्र काला शावक स्काउट था जिसे उन्होंने कभी देखा था, और मेरी वर्दी झूठी थी। मैं एक दिखावा करने वाला था। ट्रुनिस को उस दिन $1000 का नुकसान हुआ और वह घर जाते समय इसके बारे में चुप नहीं रहा। उसका गला निकोटीन से खराब हो गया था। मैं और मेरा भाई पीछे की तंग सीट पर थे और जब भी वह खिड़की से बाहर थूकता था तो उसका कफ मेरे चेहरे पर आ जाता था। मेरी त्वचा पर उसकी गंदी लार की प्रत्येक बूंद जहर की तरह जलती थी और मेरी नफरत को बढ़ा देती थी।
मैंने बहुत समय पहले ही यह जान लिया था कि हार से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मैं अपने आप को जितना संभव हो उतना अदृश्य बना लूं, अपनी आंखें फेर लूं, अपने शरीर के बाहर तैर जाऊं और किसी का ध्यान न जाने की आशा करूं। यह एक ऐसी प्रथा थी जिसे हम सभी ने वर्षों से विकसित किया है, लेकिन मेरा काम खत्म हो चुका था। मैं अब शैतान से नहीं छिपूंगा। उस दोपहर जब वह राजमार्ग की ओर मुड़ा और घर की ओर चला, तो वह लगातार बड़बड़ाता रहा और मैंने उसे पीछे की सीट से पागल कर दिया। क्या आपने कभी यह मुहावरा सुना है, डर पर विश्वास? मेरे लिए यह डर पर नफरत थी। उसने मेरी नजर रियरव्यू मिरर में देख ली। तुम्हें कुछ कहना है? हमें वैसे भी ट्रैक पर नहीं जाना चाहिए था, मैंने कहा। मेरा भाई मुड़ा और मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे मैं अपना दिमाग खो चुका हूँ। मेरी माँ अपनी सीट पर छटपटाती रही। एक बार और कहो, उसके शब्द धीरे धीरे भय से टपकते हुए आ रहे थे। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, इसलिए वह सीट के पीछे पहुंचकर मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन मैं था इतना छोटा, छिपाना आसान था। जैसे ही वह मेरी दिशा में आधा मुड़ा, कार हवा में टकराते हुए बाईं और दाईं ओर मुड़ गई। उसने बमुश्किल मुझे छुआ था, जिससे उसकी आग और भड़क गई। हम तब तक चुपचाप गाड़ी चलाते रहे जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं। उन्होंने कहा, जब हम घर पहुंचेंगे तो आप अपने कपड़े उतार देंगे। जब वह एक गंभीर पिटाई के लिए तैयार होता था तो वह यही कहता था और इससे कोई परहेज नहीं था। मैंने वही किया जो मुझसे कहा गया था। मैं अपने शयन कक्ष में गया और अपने कपड़े उतार दिए। हॉल से होते हुए उनके कमरे में चला गया, अपने पीछे का दरवाजा बंद कर लिया, लाइटें बंद कर दी, फिर अपने पैरों को लटकाकर बिस्तर के कोने पर लेट गया। मेरा धड़ सामने फैला हुआ था मैं और मेरी गांड खुल गई। वह प्रोटोकॉल था और उसने इसे अधिकतम मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दर्द के लिए डिजाइन किया था। पिटाई अक्सर क्रूर होती थी, लेकिन प्रत्याशा सबसे खराब हिस्सा था। मैं अपने पीछे का दरवाजा नहीं देख सका और उसने अपना समय लिया, जिससे मेरा डर बढ़ गया। जब मैंने उसे दरवाजा खोलते हुए सुना तो मेरी घबराहट बढ़ गई। फिर भी कमरे में इतना अंधेरा था कि मैं अपनी परिधीय दृष्टि से ज्यादा कुछ नहीं देख सका, और जब तक उसकी बेट मेरी त्वचा से नहीं टकराई, मैं पहले झटके के लिए तैयार नहीं हो सका। यह कभी भी सिर्फ 2 या 3 बार चाटना नहीं था। कोई विशेष गिनती नहीं थी, इसलिए हमें कभी नहीं पता था कि वह कब रुकेगा या नहीं। ये पिटाई मिनट दर मिनट चलती रही। उसने मेरे बट पर शुरुआत की, लेकिन चुभन इतनी बुरी थी कि मैंने उसे अपने हाथों से रोक लिया, इसलिए वह नीचे चला गया और मेरी जांघों पर चाबुक मारना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने हाथ अपनी जांघों तक पहुंचाए, तो वह मेरी पीठ के निचले हिस्से पर झूल गया। उसने मुझे दर्जनों बार बेट से पीटा, और जब यह खत्म हुआ तब तक मेरी सांसें फूल चुकी थीं, खांस रहा था और पसीने से लथपथ था। मैं भी भारी सांस ले रहा था, लेकिन मैं रो नहीं रहा था। उसकी बुराई बहुत वास्तविक थी और मेरी नफरत ने मुझे साहस दिया। मैंने उस मादरचोद को संतुष्टि देने से इनकार कर दिया। मैं बस खड़ा हुआ, उसकी आंखों में शैतान को देखा, लंगड़ाते हुए अपने कमरे में गया और एक दर्पण के सामने खड़ा हो गया। मैं अपनी गर्दन से लेकर घुटनों की क्रीज तक धब्बों से ढका हुआ था। मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं गया। जब आप लगातार हार रहे हो तो आशा खत्म हो जाती है। आप अपनी भावनाओं को दबा देते हैं, लेकिन आपका आघात अचेतन तरीके से खत्म हो जाता है। अनगिनत मारपिटाई सहने और देखने के बाद इस विशेष मारकाट ने मेरी माँ को लगातार धुंध में छोड़ दिया, उस महिला का एक खोल जिसे मैं कुछ साल पहले याद करता था। वह अधिकतर समय विचलित और खाली रहती थी, सिवाय उस समय जब उसने उसका नाम पुकारा।
तब उसे ऐसा लगेगा मानो वह उसकी गुलाम हो। मुझे वर्षों बाद तक नहीं पता था कि वह आत्महत्या पर विचार कर रही थी। मेरे भाई और मैंने अपना दर्द एक दूसरे पर निकाला। हम आमने सामने बैठेंगे या खड़े होंगे एक दूसरे को, और वह मुझ पर जितना जोर से मुक्का मार सकता था फेंकता था। यह आम तौर पर एक खेल के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन वह 4 साल बड़ा था, बहुत मजबूत था और वह अपनी पूरी शक्ति से जुड़ा हुआ था। जब भी मैं गिरता, मैं उठता और वह मुझे फिर से मारता, जितना जोर से वह कर सकता था। अपने फेफड़ों के शीर्ष पर एक मार्शल आर्ट योद्धा की तरह चिल्लाता। उसका चेहरा गुस्से से मुड़ जाता था। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? मैं जवाब में चिल्लाऊंगा। मैं चाहता था कि उसे पता चले कि मैं जितना दर्द वह दे सकता है उससे कहीं अधिक दर्द सह सकता हूँ। लेकिन जब सोने का समय होता और लड़ने के लिए कोई लड़ाई नहीं होती, छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती, तो मैं बिस्तर गीला कर देता। लगभग हर रात मेरी माँ का हर दिन जीवित रहने का एक सबक था। उससे कहा जाता था कि वह बेकार है, इसलिए अक्सर वह इस पर विश्वास करने लगी। उसने जो कुछ भी किया वह उसे खुश करने का एक प्रयास था, ताकि वह उसके बेटों को न पीटे या उसकी गांड पर कोड़े न मारे। लेकिन उसकी दुनिया में अदृश्य यात्रा के तार थे और कभी कभी वह कभी नहीं जानती थी कि उसने उन्हें कब और कैसे शुरू किया, जब तक कि उसने उसे थप्पड़ नहीं मार दिया। उसका दूसरी बार वह जानती थी कि उसने खुद को बुरी तरह से पीटने के लिए तैयार कर लिया है। एक दिन मैं कान में तेज दर्द के साथ स्कूल से जल्दी घर आ गया और अपनी माँ के बिस्तर पर उनके पास लेट गया। मेरा बायां कान असहनीय दर्द से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ मेरी नफरत बढ़ती गई। मैं जानता था कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिता को डॉक्टरों या दंत चिकित्सकों पर अपना पैसा खर्च करना मंजूर नहीं था। हमारे पास स्वास्थ्य बीमा, बाल रोग विशेषज्ञ या दंत चिकित्सक नहीं था। यदि हम घायल या बीमार हो जाते थे तो हमसे कहा जाता था कि इसे दूर कर दो, क्योंकि वह ऐसी किसी भी चीज के लिए भुगतान करने के लिए तैयार नहीं था जिससे ट्रुन्निस गोगिंस को सीधे लाभ नहीं होता था। हमारा स्वास्थ्य उस मानक के अनुरूप नहीं था और इससे मुझे बहुत निराशा हुई। लगभग आधे घंटे के बाद मेरी माँ मुझे देखने के लिए ऊपर आई और जब मैं अपनी पीठ के बल लेट गया तो उसने देखा कि मेरी गर्दन के किनारे से खून बह रहा है और पूरे तकिए पर लगा हुआ है। यही बात है, उसने कहा, मेरे साथ आओ। उसने मुझे बिस्तर से उठाया, कपड़े पहनाए और अपनी कार तक ले जाने में मेरी मदद की। लेकिन इससे पहले कि वह इंजन शुरू कर पाती, मेरे पिता ने हमारा पीछा किया। आपको क्या लगता है कि आप कहां जा रहे हैं? आपातकालीन कक्ष, उसने इग्निशन चालू करते हुए कहा। वह हैंडल की ओर बढ़ा, लेकिन वह पहले ही छिल गया और उसे धूल में छोड़ दिया। क्रोधित होकर वह अंदर घुस गया, दरवाजा बंद कर दिया और मेरे भाई को बुलाया। बेटा, मेरे लिए जॉनी वॉकर ले आओ। ट्रुन्निस जूनियर वेट बार से रेड लेबल की एक बोतल और एक गिलास ले आया। उन्होंने डाला और मेरे पिता को एक के बाद एक शॉट गिरते हुए देखा। हर एक ने नरक को बढ़ावा दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, आपको और डेविड को मजबूत होने की जरूरत है। मैं पागलों का झुंड नहीं खड़ा कर रहा हूँ। और यदि आप हर बार थोड़ा सा बूबू होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप ऐसे ही होंगे, समझे? मेरे भाई ने भयभीत होकर सिर हिलाया। आपका अंतिम नाम गोगिंस है और हम इसे हटा देते हैं। उस रात हमने जिस डॉक्टर को देखा था उसके अनुसार मेरी माँ मुझे ठीक समय पर ईआर में ले आई। मेरे कान का संक्रमण इतना बुरा था कि अगर हम और इंतजार करते तो मेरे बाएं कान से जीवन भर के लिए सुनने की क्षमता खत्म हो जाती। उसने मुझे बचाने के लिए अपनी गांड जोखिम में डाल दी और हम दोनों जानते थे कि उसे इसके लिए भुगतान करना होगा।
हम भयानक सन्नाटे में घर चले गए। जब हम पैराडाइज रोड पर मुड़े तब तक मेरे पिताजी रसोई की मेज पर खाना पका रहे थे और मेरा भाई अभी भी उन्हें खाना पका रहा था। प्रुन्निस जूनियर हमारे पिता से डरता था, लेकिन वह भी उस व्यक्ति की पूजा करता था और उसके जादू में था। पहले जन्मे बेटे के रूप में उसका बेहतर इलाज किया गया। प्रुन्निस अब भी उस पर हमला करेगा, लेकिन उसके विकृत दिमाग में प्रुन्निस जूनियर उसका राजकुमार था। प्रुन्निस ने उससे कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें अपने घर का आदमी बनते देखना चाहता हूँ, और आप आज रात मुझे एक आदमी बनते हुए देखेंगे। हमारे सामने के दरवाजे से गुजरने के कुछ ही क्षण बाद प्रुन्निस ने हमारी माँ को बेरहमी से पीटा, लेकिन मेरा भाई देख नहीं सका। जब भी ऊपर से आंधी तूफान की तरह पिटाई शुरू होती, वह अपने कमरे में उनका इंतजार करता। उसने अंधेरे को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि सच्चाई उसके लिए बहुत भारी थी। मैंने हमेशा जुदाई पर पूरा ध्यान दिया। गर्मियों के दौरान प्रुन्निस से सप्ताह के मध्य में कोई राहत नहीं मिलती थी, लेकिन मैंने और मेरे भाई ने अपनी बाइक पर चढ़ना और जब तक संभव हो सके दूर रहना सीख लिया। एक दिन मैं दोपहर के भोजन के लिए घर आया और सामान्य की तरह गैराज से घर में प्रवेश किया। मेरे पिता आमतौर पर दोपहर में गहरी नींद में सोते थे, इसलिए मुझे लगा कि तट साफ है। मैं गलत था। मेरे पिता पागल थे। उसने कुछ दुश्मनों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त संदिग्ध सौदे किए और हमारे घर छोड़ने के बाद उसने अलार्म सेट कर दिया। जब मैंने दरवाजा खोला तो सायरन की आवाज सुनाई दी और मेरा पेट खराब हो गया। दंग रह जाना। दीवार के सहारे खड़ा हो गया और कदमों की आहट सुनता रहा। मैंने सीढ़ियों की चरमराहट सुनी और मुझे पता चल गया कि मेरी जुदाई हो चुकी है। वह अपने भूरे रंग के टेरी क्लॉथ गाउन में हाथ में पिस्तौल लेकर नीचे आया और भोजन कक्ष से लिविंग रूम में चला गया। उसकी बंदूक सामने थी। मैं देख सकता था कि बैरल धीरे धीरे कोने के आसपास आ रहा है। जैसे ही उसने कोना साफ किया, उसने मुझे केवल 20 फीट की दूरी पर खड़ा देखा, लेकिन उसने अपना हथियार नहीं छोड़ा। उसने ठीक मेरी आंखों के बीच निशाना साधा। मैं सीधे उसकी ओर देखता रहा। जितना संभव हो उतना खाली मेरे पैर फर्श के तख्तों पर टिके हुए थे। घर में कोई और नहीं था और मेरे एक हिस्से को उम्मीद थी कि वह ट्रिगर खींच लेगा, लेकिन मेरे जीवन में इस समय तक मुझे कोई परवाह नहीं थी कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मैं 8 साल का एक थका हुआ बच्चा था, बिल्कुल बूढ़ा, अपने पिता से भयभीत होकर थक गया था और मैं स्कॉटलैंड से भी तंग आ गया था। 1-2 मिनट के बाद उसने अपना हथियार नीचे कर दिया और वापस ऊपर चला गया। अब तक यह साफ होने लगा था कि पैराडाइज रोड पर किसी की मौत होने वाली है। मेरी माँ को पता था कि प्रुन्निस ने अपना .38 कहाँ रखा है। कुछ दिन उसने समय निर्धारित किया और उसका अनुसरण किया, कल्पना की कि यह कैसे चलेगा। वे स्कॉटलैंड के लिए अलग अलग कारें ले जाते थे। इससे पहले कि वह वहां पहुंच पाता, वह कार्यालय के सोफे के कुशन के नीचे से उसकी बंदूक पकड़ लेती थी, हमें जल्दी घर ले आती थी, हमें बिस्तर पर सुलाती थी और हाथ में बंदूक लेकर सामने के दरवाजे पर उसका इंतजार करती थी। जब वह रुका तो वह सामने के दरवाजे से बाहर निकली और उसके ड्राइववे में उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर को दूधवाले को ढूंढने के लिए छोड़ दिया। मेरे चाचाओं, उसके भाइयों ने उससे इस बारे में बात की, लेकिन वे इस बात पर सहमत हुए कि उसे कुछ कठोर कदम उठाने की जरूरत है, अन्यथा वह मृत पड़ी रहेगी। यह एक पुराना पड़ोसी था जिसने उसे रास्ता दिखाया। बेटी हमारे सामने वाली सड़क पर रहती थी और उसके चले जाने के बाद वे संपर्क में रहे। बेटी मेरी माँ से 20 साल बड़ी थी और उसमें बराबरी करने की बुद्धि थी। उन्होंने मेरी माँ को हफ्तों पहले ही भागने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। पहला कदम उसके नाम पर क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना था।
इसका मतलब था कि उसे ट्रुन्निस का विश्वास फिर से अर्जित करना था, क्योंकि उसे सहस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी। बेट्टी ने मेरी माँ को उनकी दोस्ती को गुप्त रखने की भी याद दिलाई। कुछ हफ्तों तक जैकी ने ट्रुन्निस का किरदार निभाया, उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा उसने तब किया था जब वह 19 साल की खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखों में सितारे थे। उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह फिर से उसकी पूजा करती है, और जब उसने उसके सामने क्रेडिट कार्ड का आवेदन दिया तो उसने कहा कि उसे उसकी थोड़ी क्रय शक्ति बढ़ाकर खुशी होगी। जब कार्ड डाक से आया तो मेरी माँ ने लिफाफे के माध्यम से उसके कठोर प्लास्टिक किनारों को महसूस किया और उनके मन को राहत मिली। उसने इसे हाथ की दूरी पर पकड़ रखा था और इसकी प्रशंसा की। वह सुनहरे टिकट की तरह चमक रहा था। कुछ दिनों बाद उसने मेरे पिता को फोन पर अपने एक दोस्त से उसके बारे में गंदी बातें करते हुए सुना, जब वह रसोई की मेज पर मेरे और मेरे भाई के साथ नाश्ता कर रहे थे। उसने ऐसा किया। वह मेज के पास गई और बोली, मैं तुम्हारे पिता को छोड़ रही हूँ। तुम दोनों रुक सकते हो या मेरे साथ आ सकते हो। मेरे पिता स्तब्ध होकर चुप हो गए और मेरा भाई भी चुप हो गया, लेकिन मैं उस कुर्सी से ऐसे उठा जैसे उसमें आग लगी हो। कुछ काले कूड़े के थैले उठाए और पैकिंग शुरू करने के लिए ऊपर चला गया। मेरे भाई ने अंततः अपना सामान भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जाने से पहले हम चारों ने उस रसोई की मेज पर आखिरी बार वाह वाह किया। ट्रुन्निस ने सदमे और तिरस्कार से भरकर मेरी माँ की ओर देखा। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो, उन्होंने कहा। आप अशिक्षित हैं, आपके पास कोई पैसा या संभावनाएं नहीं हैं। तुम 1 साल के अंदर वेश्या बन जाओगी। वह रुका और फिर अपना ध्यान मेरे भाई और मुझ पर केंद्रित कर दिया। तुम दोनों बड़े होकर 2-4 लड़के बनोगे और वापस आने के बारे में मत सोचो, जैकी। आपके जाने के 5 मिनट बाद मैं आपकी जगह लेने के लिए एक और महिला को यहाँ रखूंगा। उसने सिर हिलाया और खड़ी हो गई। उसने उसे अपनी जवानी, अपनी आत्मा दे दी और अंततः उसका अंत हो गया। उसने अपने अतीत को यथासंभव कम समेटा। उसने मिंक कोट और हीरे की अंगूठियां छोड़ दी। जहां तक उसका सवाल था, वह उन्हें अपनी वेश्या प्रेमिका को दे सकता था। ट्रुन्निस ने हमें अपनी माँ की वोल्वो, वह वाहन जिसके पास वह था और जिस पर वह सवारी नहीं करता था, में चढ़ते हुए देखा था। हमारी बाइक पहले से ही पीछे बंधी हुई थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े और पहले तो वह नहीं हिला, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ती, मैंने उसे गैरेज की ओर बढ़ते हुए देखा। मेरी माँ ने इसे फर्श पर रख दिया। उसे श्रेय दें, उसने आकस्मिकताओं के लिए योजना बनाई थी। उसने सोचा कि वह उसका पीछा करेगा, इसलिए वह पश्चिम की ओर अंतर्राज्यीय मार्ग की ओर नहीं गई जो हमें इंडियाना में उसके माता पिता के घर ले जाएगा। इसके बजाय वह एक कच्ची निर्माण सड़क से होते हुए बेट्टी के घर की ओर चली गई, जिसके बारे में मेरे पिताजी को भी पता नहीं था। जब हम पहुँचे तो बेट्टी ने गैराज का दरवाजा खुला रखा था। हम अंदर आ गए। बेट्टी ने दरवाजा नीचे की ओर झटका दिया और जब मेरे पिता अपने कारवेट में हमारा पीछा करने के लिए राजमार्ग पर निकले तो हम रात होने से ठीक पहले तक उनकी नाक के नीचे इंतजार करते रहे। तब तक हमें पता चल गया था कि वह स्कॉटलैंड में होगा और खुलकर बात करेगा। वह कुछ पैसे कमाने का मौका नहीं चूकने वाला था। कोई बात नहीं क्या। पुरानी वोल्वो में बफेलो के बाहर लगभग 90 मील की दूरी पर खराबी आ गई। तेल जलाने लगा। टेल पाइप से स्याही के बड़े बड़े गुबार निकलने लगे और मेरी माँ घबरा गई। ऐसा लगता था मानो वह सब कुछ अपने अंदर दबाए हुए थी, अपने डर को अंदर तक दबाए हुए थी, उसे जबरन संयम के मुखौटे के नीचे छिपा रही थी, जब तक कि कोई बाधा सामने नहीं आई और वह अलग नहीं हो गई। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें छलक आईं।
मुझे क्या करना, मेरी माँ ने पूछा। उसकी आंखें तश्तरी की तरह चौड़ी थीं। मेरा भाई कभी भी जाना नहीं चाहता था और उसने उसे वापस जाने के लिए कहा। मैं बंदूक चला रहा था। उसने उम्मीद से देखा। मुझे क्या करना? हमें जाना होगा माँ, मैंने कहा। माँ, हमें जाना होगा। वह बीच रास्ते में एक गैस स्टेशन में चली गई। वह बेचैन होकर एक पे फोन पर पहुंची और बेटी को फोन किया। मैं यह नहीं कर सकती बेटी, उसने कहा। कार खराब हो गई। मुझे वापस जाना होगा। आप कहाँ हैं? बेटी ने शांति से पूछा। मुझे नहीं पता, मेरी माँ ने उत्तर दिया। मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। बेटी ने उससे कहा कि वह एक गैस स्टेशन अटेंडेंट ढूंढे जो उस समय हर स्टेशन पर होता था और उसे फोन पर कॉल करें। उन्होंने समझाया कि हम एरी, पेंसिल्वेनिया के ठीक बाहर थे और बेटी द्वारा उन्हें कुछ निर्देश दिए जाने के बाद उन्होंने मेरी माँ को वापस लाइन में लगा दिया। जैकी एरी में एक वोल्वो डीलर है। आज रात एक होटल ढूंढें और कल सुबह कार वहां ले जाएं। अटेंडेंट आपको वहां तक पहुंचाने के लिए कार में पर्याप्त तेल डालने जा रहा है। मेरी माँ सुन रही थी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जैकी, तुम मुझे सुन रहे हो? मैं जो कहता हूँ वह करो और सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, वह भावुक होकर फुसफुसाई। होटल, वोल्वो डीलर, समझ गया। मुझे नहीं पता कि एरी अब कैसा है, लेकिन उस समय शहर में केवल एक ही अच्छा होटल था, एक हॉलिडे इन, वोल्वो डीलरशिप से ज्यादा दूर नहीं। मैं और मेरा भाई अपनी माँ के पीछे पीछे रिसेप्शन डेस्क तक गए जहाँ हमें और भी बुरी खबर मिली। वे पूरी तरह बुक थे। मेरी माँ के कंधे झुक गए। मैं और मेरा भाई काले कूड़ेदान बैग में अपने कपड़े पकड़े हुए उसके दोनों ओर खड़े थे। हम हताशा की तस्वीर थे और रात्रि प्रबंधक ने इसे देखा। देखो, मैं तुम्हारे लिए कॉन्फ्रेंसेस रूम में कुछ रोलवे बेड लगाऊंगा, उन्होंने कहा। वहाँ नीचे एक बाथरूम है, लेकिन आपको जल्दी बाहर निकलना होगा क्योंकि हमारी कॉन्फ्रेंस सुबह 9 बजे शुरू होगी। आभारी हूँ, हमने औद्योगिक कालीन और फ्लोरोसेंट रोशनी वाले उस सम्मेलन कक्ष में बिस्तर लगाया जो हमारा अपना निजी शोधन गृह था। हम भाग रहे थे और रस्सियों पर थे, लेकिन मेरी माँ मुड़ी नहीं थी। वह लेट गई और छत की टाइलों को तब तक देखती रही जब तक हमने सिर हिला नहीं दिया। फिर वह पूरी रात हमारी बाइकों और सड़क पर उत्सुकता से नजर रखने के लिए बगल की एक कॉफी शॉप में चली गई। हम उस वोल्वो डीलरशिप के बाहर इंतजार कर रहे थे, तभी गैराज खुला, जिससे मैकेनिकों को हमारे लिए आवश्यक हिस्से को प्राप्त करने और उनका दिन पूरा होने से पहले हमें सड़क पर वापस लाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। हम सूर्यास्त के समय एरी से निकले और पूरी रात गाड़ी चलाते हुए 8 घंटे बाद ब्राजील इंडियाना में मेरे दादा दादी के घर पहुँचे। मेरी माँ सुबह होने से पहले अपने पुराने लकड़ी के घर के बगल में खड़ी होकर रो पड़ी और मैं समझ गया कि क्यों। हमारा आगमन तब और अब भी महत्वपूर्ण लगा। मैं अभी केवल 8 साल का था, लेकिन पहले से ही जीवन के दूसरे चरण में था। मुझे नहीं पता था कि उस छोटे ग्रामीण दक्षिणी इंडियाना शहर में मेरा क्या इंतजार कर रहा था, हमारा क्या इंतजार कर रहा था, और मुझे इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि हम नर्क से बच गए हैं और अपने जीवन में पहली बार हम स्वयं शैतान से मुक्त हुए थे। हम अगले 6 महीनों तक अपने दादा दादी के साथ रहे और मैंने अनाउंसमेंट नामक एक स्थानीय कैथोलिक स्कूल में दूसरी कक्षा में दाखिला लिया। मैं दूसरी कक्षा में केवल 8 साल का था, लेकिन अन्य बच्चों में से कोई भी नहीं जानता था कि मैं 1 वर्ष दोहरा रहा हूँ, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि मुझे इसकी आवश्यकता थी। मैं बमुश्किल पढ़ पाता था, लेकिन मैं भाग्यशाली था कि सिस्टर कैथरीन मेरी शिक्षिका थीं।
छोटी और खूबसूरत सिस्टर कैथरीन 60 साल की थीं और उनके सामने का एक दांत सोने का था। वह एक नन थी, लेकिन उसकी आदत नहीं थी। वह बहुत क्रोधी थी और कोई बकवास नहीं करती थी और मुझे उसकी दमदार गांड बहुत पसंद थी। अनाउंसमेंट एक छोटा सा स्कूल था। सिस्टर कैथरीन ने पहली और दूसरी कक्षा के सभी बच्चों को एक ही कक्षा में पढ़ाया और पढ़ाने के लिए केवल 18 बच्चों के साथ वह अपनी जिम्मेदारी से भागने को तैयार नहीं थी और मेरे शैक्षणिक संघर्षों या किसी के बुरे व्यवहार के लिए सीखने की अक्षमताओं या भावनात्मक समस्याओं को जिम्मेदार ठहराती थी। वह मेरी पिछली कहानी नहीं जानती थी और उसे पता भी नहीं था। उसके लिए यह सब मायने रखता था कि मैं किंडरगार्टन शिक्षा के साथ उसके दरवाजे पर आया था और मेरे दिमाग को आकार देना उसका काम था। उसके पास मुझे किसी विशेषज्ञ के पास भेजने या मुझ पर समस्या का लेबल लगाने का हर बहाना था, लेकिन यह उसकी शैली नहीं थी। बच्चों पर लेबल लगाना एक सामान्य बात होने से पहले ही उसने पढ़ाना शुरू कर दिया था और उसने बिना किसी बहाने की मानसिकता को मूर्त रूप दिया, जिसकी मुझे जरूरत थी अगर मुझे आगे बढ़ना था। बहन कैथरीन ही वह कारण है जिसकी वजह से मैं कभी भी मुस्कुराहट पर भरोसा नहीं करता और न ही किसी के चेहरे पर मुस्कान आने पर उसकी आलोचना करता हूँ। मेरे पिता खूब मुस्कुराए और उन्होंने मेरे बारे में जरा भी परवाह नहीं की, लेकिन चिड़चिड़ी बहन कैथरीन ने हमारी परवाह की, मेरी परवाह की। वह चाहती थी कि हम अपने जैसे बने। श्रेष्ठ। मैं यह जानता हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ अतिरिक्त समय बिताकर इसे साबित कर दिया, जितना समय लगा, जब तक कि मैंने अपना पाठ बरकरार नहीं रखा। साल खत्म होने से पहले मैं दूसरी कक्षा के स्तर पर पढ़ सकता था। ट्रुन्निस जूनियर ने लगभग उतना ही समायोजन नहीं किया था। कुछ ही महीनों में वह बफेलो में वापस आ गया, मेरे पिता की छाया में रहा और स्कॉटलैंड क्षेत्र में ऐसे काम करने लगा जैसे वह कभी गया ही न हो। तब तक हम अपनी खुद की जगह में चले गए थे। लैम्पलाइट मैनर में एक 600 वर्ग फुट 2 बेडरूम का अपार्टमेंट, एक सार्वजनिक आवास ब्लॉक जिसकी कीमत हमें प्रति माह $7 थी। मेरे पिता, जो हर रात हजारों कमाते थे, बच्चे के भरण पोषण के लिए छिटपुट रूप से हर 3 या 4 सप्ताह में $25 भेजते थे, यदि ऐसा हो, जबकि मेरी माँ अपने डिपार्टमेंटल स्टोर की नौकरी से प्रति माह कुछ $100 कमाती थीं। अपने खाली समय में वह इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में पाठ्यक्रम ले रही थी, जिसमें पैसे भी खर्च होते थे। मुद्दा यह है कि हमें भरने के लिए कुछ कमियां थीं, इसलिए मेरी माँ ने कल्याण में नामांकन कराया और प्रति माह $123 और भोजन टिकटें प्राप्त की। उन्होंने उसे पहले महीने के लिए एक चेक लिखा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उसके पास एक कार है तो उन्होंने उसे अयोग्य घोषित कर दिया, यह समझाते हुए कि अगर वह अपनी कार बेचती है तो उन्हें मदद करने में खुशी होगी। समस्या यह है कि हम लगभग 8000 की आबादी वाले एक ग्रामीण कस्बे में रहते थे, जहां कोई जन परिवहन प्रणाली नहीं थी। हमें उस कार की जरूरत थी ताकि मैं स्कूल जा सकूं और वह काम पर जा सके और रात की कक्षाएं ले सके। वह अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने पर तुली हुई थी और उसे आश्रित बच्चों की सहायता कार्यक्रम के माध्यम से एक समाधान मिला। उन्होंने हमारे चेक को मेरी दादी के पास भेजने की व्यवस्था की, जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर करके उन्हें सौंप दिया, लेकिन इससे जीवन आसान नहीं हुआ। $123 वास्तव में कितनी दूर तक जा सकता है? मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि एक रात हम इतने टूट गए थे कि हम लगभग खाली गैस टैंक, खाली रेफ्रिजरेटर और बकाया बिजली बिल के साथ बैंक में पैसे नहीं होने के कारण घर चले गए। तब मुझे याद आया कि हमारे पास 2 मेसन जार थे जो पैनी और अन्य खुले पैसों से भरे हुए थे। मैंने उन्हें शेल्फ से पकड़ लिया। माँ, आइए अपना परिवर्तन गिने। वह हंसी। बड़े होने पर उसके पिता ने उसे सड़क पर मिले खुले पैसों को उठाना सिखाया था।
वह महामंदी द्वारा तैयार किया गया था और जानता था कि नीचे और बाहर होना कैसा होता है। आप कभी नहीं जानते कि आपको कब इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, वह कहते थे। जब हम नर्क में रहते थे, हर रात हजारों डॉलर लेकर घर जाते थे, तो यह धारणा हास्यास्पद लगती थी कि कभी हमारे पास पैसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन मेरी माँ ने अपनी बचपन की आदत बरकरार रखी। ट्रुन्निस इसके लिए उसे नीचा दिखाता था, लेकिन अब यह था। यह देखने का समय आ गया है कि पाया गया पैसा हमें कितनी दूर तक ले जा सकता है। हमने उस पैसे को लिविंग रूम के फर्श पर फेंक दिया और उसे बिजली के बिल को कवर करने, गैस टैंक को भरने और किराने का सामान खरीदने के लिए पर्याप्त रूप से गिना। हमारे पास घर जाते समय हार्डी में बर्गर खरीदने के लिए भी पर्याप्त सामान था। ये अंधकारमय समय था, लेकिन हम प्रबंधन कर रहे थे। मुश्किल से। मेरी माँ को ट्रुन्निस जूनियर की बहुत याद आती थी, लेकिन वह खुश थी कि मैं एडजस्ट कर रहा था और दोस्त बना रहा था। स्कूल में मेरा साल अच्छा बीता और इंडियाना में हमारी पहली रात के बाद से मैंने एक बार भी बिस्तर गीला नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि मैं ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मेरे शैतान खत्म नहीं हुए थे। वे निष्क्रिय थे और जब वे वापस आए तो उन्होंने जोरदार प्रहार किया। तीसरी कक्षा मेरे सिस्टम के लिए एक झटका थी, सिर्फ इसलिए नहीं कि जब मुझे बड़े अक्षर पढ़ने में महारत हासिल थी तब हमें कर्सिव सीखना पड़ा, बल्कि इसलिए कि हमारी शिक्षिका सुश्री डी सिस्टर कैथरीन जैसी नहीं थी। हमारी कक्षा अभी भी छोटी थी। हमारे पास कुल मिलाकर लगभग 20 बच्चे थे, तीसरी और चौथी कक्षा के बीच विभाजित, लेकिन वह इसे लगभग अच्छी तरह से नहीं संभाल पाई और मुझे आवश्यक अतिरिक्त समय लेने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरी परेशानी उस मानकीकृत परीक्षा से शुरू हुई जो हमने कक्षा के पहले कुछ हफ्तों के दौरान ली थी। मेरा वापस गड़बड़ हो गया। मैं अभी भी अन्य बच्चों से काफी पीछे था और मुझे पिछले दिनों के पाठों को आगे बढ़ाने में परेशानी हो रही थी। पिछले शैक्षणिक वर्ष की तो बात ही छोड़ दें। बहन कैथरीन ने इसी तरह के संकेतों को अपने सबसे कमजोर छात्र के साथ अधिक समय समर्पित करने के संकेत के रूप में माना और वह मुझे रोजाना चुनौती देती थी। सुश्री डी ने बाहर निकलने का रास्ता खोजा। कक्षा के पहले महीने में उसने मेरी माँ को बताया कि मैं एक अलग स्कूल में हूँ, एक विशेष छात्रों के लिए। हर बच्चा जानता है कि विशेष का क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि आप अपने शेष जीवन के लिए कलंकित होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आप सामान्य नहीं हैं। केवल धमकी ही एक ट्रिगर थी और लगभग रात भर में मुझ में हकलाहट विकसित हो गई। मेरे विचार से वाक प्रवाह तनाव और चिंता से जाम हो गया था और स्कूल में यह सबसे खराब स्थिति में था। कल्पना कीजिए कि आप कक्षा में पूरे स्कूल में एकमात्र अश्वेत बच्चे हैं और सबसे मूर्ख होने का दैनिक अपमान भी सह रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने जो कुछ भी करने या कहने की कोशिश की वह गलत था और यह इतना बुरा हो गया कि जब भी शिक्षक ने मेरा नाम पुकारा तो प्रतिक्रिया देने और खरोंच की तरह छोड़ देने के बजाय मैंने अक्सर चुप रहना चुना। यह सब चेहरा बचाने के लिए जोखिम को सीमित करने के बारे में था। सुश्री डी ने सहानुभूति व्यक्त करने का प्रयास भी नहीं किया। वह सीधे हताशा में चली गई और मुझ पर चिल्लाकर इसे व्यक्त किया। कभी कभी जब वह नीचे झुकती थी तो उसका हाथ मेरी कुर्सी के पीछे होता था। उसका चेहरा मेरे चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर होता था। उसे पता नहीं था कि वह किस पेंडोरा बॉक्स को तोड़ रही थी। एक समय स्कूल एक सुरक्षित बंदरगाह था, एक ऐसी जगह जहां मैं जानता था कि मुझे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, लेकिन इंडियाना में यह मेरे यातना कक्ष में बदल गया। सुश्री डी मुझे अपनी कक्षा से बाहर निकालना चाहती थीं और प्रशासन ने तब तक उनका समर्थन किया जब तक मेरी माँ ने मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ी।
अगर मेरी माँ समय पर एक स्पीच थेरेपिस्ट के साथ साइन अप कर लेती हैं और मुझे उनके द्वारा सुझाए गए स्थानीय उपचार के साथ ग्रुप थेरेपी में डाल देती हैं, तो प्रिंसिपल मुझे नामांकित रखने के लिए सहमत हो गई। मनोवैज्ञानिक का कार्यालय एक अस्पताल के निकट था। यदि आप एक छोटे बच्चे को खुद पर संदेह करने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसे वहीं रखना चाहेंगे। यह एक खराब फिल्म की तरह थी। सिकुड़न ने उसके चारों ओर अर्धवृत्त में 7 कुर्सियां लगाईं, लेकिन कुछ बच्चे शांत नहीं बैठे या बैठ नहीं सके। एक बच्चे ने हेलमेट पहना था और अपना सिर बार बार दीवार से टकराता था। जब डॉक्टर बीच में बात कर रहे थे, तब एक और बच्चा खड़ा हुआ, कमरे के दूर कोने की ओर चला गया और कूड़ेदान में पेशाब कर दिया। मेरे बगल में बैठा बच्चा समूह में सबसे सामान्य व्यक्ति था और उसने अपने ही घर में आग लगा दी थी। मुझे याद है कि मैंने अपने पहले दिन सिकुड़न को घूरते हुए सोचा था, मेरे यहाँ होने का कोई रास्ता नहीं है। उस अनुभव ने मेरी सामाजिक चिंता को कई स्तर तक बढ़ा दिया। मेरी हकलाहट नियंत्रण से बाहर हो गई थी। मेरे बाल झड़ने लगे और मेरी सांवली त्वचा पर सफेद धब्बे खिल गए। डॉक्टर ने मुझे ADHD का मामला बताया और रिटालिन निर्धारित किया, लेकिन मेरी समस्याएं अधिक जटिल थीं। मैं विषाक्त तनाव से पीड़ित था। जिस प्रकार के शारीरिक और भावनात्मक शोषण का मुझे सामना करना पड़ा, उससे छोटे बच्चों पर कई तरह के दुष्प्रभाव होते हैं, क्योंकि हमारे शुरुआती वर्षों में मस्तिष्क बहुत तेजी से बढ़ता और विकसित होता है। यदि उन वर्षों के दौरान आपके पिता एक दुष्ट कमीने व्यक्ति हैं, जो अपने घर में सभी को नष्ट करने पर तुले हुए हैं, तो तनाव बढ़ जाता है और जब ये स्पाइक्स अक्सर होते हैं तो आप चोटियों के पार एक रेखा खींच सकते हैं। वह आपकी नई आधार रेखा है। यह बच्चों को स्थायी रूप से लड़ो या भागो मोड में रखता है। जब आप खतरे में हो तो लड़ना या भागना एक बेहतरीन उपकरण हो सकता है, क्योंकि यह आपको मुसीबत से लड़ने या तेजी से भागने के लिए तैयार करता है, लेकिन यह जीने का कोई तरीका नहीं है। मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ जो हर चीज को विज्ञान के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तथ्य तो तथ्य ही होते हैं। मैंने पढ़ा है कि कुछ बाल रोग विशेषज्ञों का मानना पहुंचाता है। मैं पहले से जानता हूं कि इससे सीखने की अक्षमता और सामाजिक चिंता पैदा होती है, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार यह भाषा के विकास और स्मृति को सीमित करता है, जिससे सबसे प्रतिभाशाली छात्र के लिए भी जो कुछ उन्होंने पहले ही सीखा है उसे याद रखना मुश्किल हो जाता है। लंबे खेल को देखते हुए जब मेरे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें नैदानिक अवसाद, हृदय रोग, मोटापा और कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। धूम्रपान, शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग का तो जिक्र ही नहीं किया जाता है। दुर्व्यवहार करने वाले घरों में पले बढ़े लोगों को किशोर के रूप में गिरफ्तार किए जाने की संभावना 53% तक बढ़ जाती है। वयस्क होने पर उनके हिंसक अपराध करने की संभावना 38% बढ़ जाती है। मैं उस सामान्य शब्द का पोस्टर बच्चा था जिसे हम सभी ने पहले सुना है, जोखिम में युवा। मेरी माँ किसी ठग को पालने वाली नहीं थी। संख्याओं को देखें और यह स्पष्ट है, अगर किसी ने मुझे विनाशकारी रास्ते पर डाला तो वह ट्रुनिस गोगिंस था। मैं लंबे समय तक ग्रुप थेरेपी में नहीं रहा और मैंने रिटालिन भी नहीं लिया। मेरे दूसरे सत्र के बाद मेरी माँ ने मुझे उठाया और मैं हजारों गज की दूरी पर उनकी कार की अगली सीट पर बैठ गया। माँ, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैंने कहा। ये लड़के पागल हैं, वह सहमत। लेकिन मैं अभी भी एक क्षतिग्रस्त बच्चा था, और जबकि विषाक्त तनाव से पीड़ित बच्चों को पढ़ाने और प्रबंधित करने के सर्वोत्तम तरीकों पर सिद्ध हस्तक्षेप हैं, यह कहना उचित है कि सुश्री डी को वे मेमो नहीं मिले। मैं उसकी अपनी अज्ञानता के लिए उसे दोष नहीं दे सकता। 1980 के दशक में विज्ञान उतना स्पष्ट नहीं था जितना अब है।
मुझे बस इतना पता है कि बहन कैथरीन ने उसी विकृत बच्चे के साथ खाइयों में मेहनत की थी जिसे सुश्री डी ने निपटाया था, लेकिन उसने उच्च उम्मीदें बनाए रखी और अपनी निराशा को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसकी मानसिकता थी, देखिए, हर कोई अलग अलग तरीके से सीखता है और हम यह पता लगाएंगे कि आप कैसे सीखते हैं। उसने निष्कर्ष निकाला कि मुझे इसकी आवश्यकता है। पुनरावृत्ति सीखने के लिए मुझे एक ही समस्या को अलग अलग तरीके से बार बार हल करने की जरूरत थी और वह जानती थी कि इसमें समय लगता है। सुश्री डी उत्पादकता के बारे में थी। वह कह रही थी, बने रहो या बाहर निकल जाओ। इस बीच मुझे एक कोने में दबा हुआ महसूस हुआ। मैं जानता था कि यदि मैंने कुछ सुधार नहीं दिखाया तो अंततः मुझे वहीं भेज दिया जाएगा, विशेष ब्लैक होल हमेशा के लिए। इसलिए मुझे एक समाधान मिल गया। मैंने अपनी गांड को धोखा देना शुरू कर दिया। पढ़ाई करना कठिन था, खासकर मेरे खराब दिमाग के साथ, लेकिन मैं बहुत अच्छा धोखेबाज था। मैंने परीक्षण के दौरान दोस्तों के होमवर्क की नकल की और अपने पड़ोसियों के काम को स्कैन किया। मैंने मानकीकृत परीक्षणों के उत्तरों की भी नकल की जिसका मेरे ग्रेड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने काम किया। मेरे बढ़ते टेस्ट स्कोर ने सुश्री डी को प्रसन्न कर दिया और मेरी माँ को स्कूल से कॉल आना बंद हो गया। मैंने सोचा था कि मैंने एक समस्या हल कर ली है, जबकि वास्तव में मैं कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाकर नई समस्याएं पैदा कर रहा था। मेरे मुकाबला तंत्र ने पुष्टि की कि मैं स्कूल में कभी भी स्क्वाट नहीं सीखूंगा और मैं कभी भी इसे नहीं सीख पाऊंगा, जिसने मुझे एक असफल भाग्य की ओर धकेल दिया। ब्राजील में उन शुरुआती वर्षों की अच्छी बात यह थी कि मैं यह समझने के लिए बहुत छोटा था कि मुझे जल्द ही अपने नए गृहनगर में किस तरह के पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा। जब भी आप हों, केवल आप अपनी तरह के अकेले हैं। आपको अज्ञानी लोगों द्वारा हाशिए पर धकेले जाने, संदिग्ध और उपेक्षित किए जाने, धमकाए जाने और दुर्व्यवहार किए जाने का खतरा है। जिंदगी ऐसी ही है, खासकर उस समय, और जब तक उस वास्तविकता ने मुझे गले लगाया, मेरा जीवन पहले से ही एक पूर्ण रूप से भाग्यमुखी बन चुका था। जब भी मैंने इसे खोला, मुझे वही संदेश मिला, आप असफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। चुनौती 1। मेरे खराब कार्ड जल्दी आ गए और कुछ समय तक अटके रहे, लेकिन हर किसी को जीवन में कभी न कभी चुनौती मिलती है। आपका बुरा हाथ क्या था? बड़े होकर आपने किस प्रकार की बकवास का सामना किया? क्या तुम्हें पीटा गया? दुर्व्यवहार किया गया? धमकाया गया? क्या आपको कभी असुरक्षित महसूस हुआ? हो सकता है कि आपका सीमित कारक यह हो कि आप इतने समर्थित और आरामदायक बड़े हुए, आपने कभी खुद पर दबाव नहीं डाला। आपके विकास और सफलता को सीमित करने वाले वर्तमान कारक क्या हैं? क्या कार्यस्थल या विद्यालय में कोई आपके रास्ते में खड़ा है? क्या अवसरों के लिए आपकी कम सराहना की जाती है और आपकी अनदेखी की जाती है? अभी आप किन लंबी बाधाओं का सामना कर रहे हैं? क्या आप अपने तरीके से खड़े हैं? अपना जर्नल तोड़े, यदि आपके पास कोई नहीं है तो एक खरीद लें, या अपने लैपटॉप, टैबलेट पर या अपने स्मार्टफोन पर नोट्स ऐप में एक शुरू करें और उन सभी को सूक्ष्म विवरण में लिखें। इस कार्य में नरमी न बरतें। मैंने तुम्हें अपने गंदे कपड़े धोने का हर टुकड़ा दिखाया। यदि आप आहत हुए हैं या अभी भी नुकसान में हैं, तो कहानी पूरी बताएं। अपने दर्द को आकार दो, इसकी शक्ति को अवशोषित करें, क्योंकि आप उस गंदगी को पलटने वाले हैं। आप अपनी कहानी, बहानों की इस सूची, इन बहुत अच्छे कारणों का उपयोग अपनी अंतिम सफलता को बढ़ावा देने के लिए करेंगे कि क्यों आपको कोई बड़ी बात नहीं माननी चाहिए। मजेदार लगता है ना? हाँ, यह नहीं होगा, लेकिन अभी इसके बारे में चिंता मत करो।
हम वहां पहुंचेंगे। अभी के लिए बस इन्वेंटरी लें। एक बार जब आपके पास अपनी सूची हो तो इसे आप जिसके साथ चाहें साझा करें। कुछ लोगों के लिए इसका मतलब सोशल मीडिया पर लॉग इन करना, एक तस्वीर पोस्ट करना और कुछ पंक्तियां लिखना हो सकता है कि कैसे आपकी अपनी अतीत या वर्तमान परिस्थितियां आपकी आत्मा की गहराई तक आपको चुनौती देती हैं। यदि वह आप हैं तो #badhandcanthurtme का उपयोग करें। अन्यथा इसे निजी तौर पर स्वीकार करें और स्वीकार करें, जो भी आपके लिए काम करता है। मैं जानता हूं कि यह कठिन है, लेकिन केवल यह कार्य ही आपको इससे उबरने के लिए सशक्त बनाना शुरू कर देगा।